हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 65 तक। ये चल रहा है 2015 का नीट का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, पिछले प्रीवियस ईयर्स का। ये री वाला नहीं है। न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन नंबर 66 है, इज़ अ लुइस एसिड, है ना। ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि लुइस एसिड में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होना चाहिए, और जितना भी न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का रिच होता है, वो या तो एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है या उसमें माइनस चार्ज होता है, तो गलत है। 67 में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा आंसर होगा जो रियल, कोई भी रियल गैस जो होगा वो आइडियल कब बिहेव करेगा। देखो, आइडियल का और रियल गैस का मतलब क्या होता है। आइडियल गैस इसको फॉलो करता है, लेकिन ये फॉलो होता नहीं है ना। होता इसको फॉलो करने लगता है, ये पता है ना, वेंडर कांस्टेंट, है ना। तो चलो अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो अननेसेसरी बढ़ेगा। तो अब अगर मान लो, होता कि पहले तो लोग काइनेटिक थ्योरी गैसेस में क्या था, पहले लोग सोचता था कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, फोर्स लगता है। और पहले लोग सोचता था कि गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है नेग्लिजिबल होता है, नहीं, वॉल्यूम भी होता है। तो आइडियल गैस में यही केस होता है। तो अगर कोई भी आप गैस लीजिएगा तो उसमें प्रेशर, उसमें मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। तो उसको कब वो सबसे कम हो जाएगा? जब हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, सब गैस दूर दूर हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और क्या होगा, लो हाई टेम्परेचर पर हो गया, लो प्रेशर कर दोगे, है ना। अगर लो प्रेशर करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएगा, दूर दूर चला जाएगा, वहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, सब दूर दूर हो गया, है ना। देयरफॉर वी कैन से कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर कोई भी रियल गैस जो होता है वो आइडियल बिहेव करता है, क्योंकि ना वॉल्यूम उसमें रहेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो वो तो क्वेश्चन आसान था। NiCN होल 4 2 माइनस का कैसे निकालोगे? इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। निकल गया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो यहाँ से, हो गया, D8 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग D8 लिख लेंगे। D निकल का है, तो D8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया, चूँकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4p 4d सब तो रहेगा ही ना, इतना ही से काम चल जाएगा। ठीक है, कितना चाहिए भाई, तो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पुश कर देता है जब आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब साइनाइड यहाँ से भरा जाएगा, 4 से साइनाइड भर दो, 1 साइनाइड 2 3 4, हाइब्रिडाइज कर गया, हो गया DsP2। तो DsP2 का क्या होता है स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर होता है ना। तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अभी हम बताए हैं, निकल बीच में और चारों तरफ साइनाइड, ठीक है, और इसके ऊपर 2 माइनस। तो दिस इज योर, ये क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ NiCN होल 4 2 माइनस। इसके बाद कहता है कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने पर डेल्टा H, क्वेश्चन नंबर 69, -393.5 किलो जूल पर मोल है। तो हाउ मच हीट इज़ रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, जब कार्बन ऑक्सीजन को जलाते हैं तो देखो इसमें करना क्या है। $2015 का बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना।
तो कैसे करेंगे आप? देखिए C+O2 बराबर CO2, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कितना निकलता है? हीट कितना निकलता है? -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हमको कितना बनाना है? 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सिंपल है, 44 ग्राम के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इतना हीट निकलता है, तो 35.2 के लिए कितना निकलेगा? सॉल्व कर दो इसको, तो सॉल्व करने पर आया है -314.8। देख लो आंसर। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए हैं तो Mg और CO2 तो बना है, लेकिन 8 ही ग्राम बन रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी मांग रहा है। ओके, देखो कैसे निकालोगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो, MgO + CO2, ठीक है ना? तो कितना ग्राम है? मोलर मास इसका हो गया 84, और MgO हो गया तुम्हारा 24 और 16 40 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम जब गर्म करते हो इसको, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, तो इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होना चाहिए? तो इतना होना चाहिए। इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो वैल्यू आया है 9.52, इतना ग्राम बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है 8 ही ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो गया? शुद्ध अगर रहता तो इतना बनता, लेकिन बन रहा है 8 ग्राम, हो गया 9.52 ग्राम प्योर है अगर, लेकिन इम्प्योर कितना है? 8 ही ग्राम। इम्प्योर होने पर 8 ग्राम दे रहा है, तो अगर 100 ग्राम होगा तो कितना देगा, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो 84% आएगा। सिंपल है, 100% प्योरिटी होता है, ये 100% प्योरिटी के लिए है, ये भी 100 होगा, 100 दोनों सेम इधर हो गया, ये प्योर के लिए हो गया। नेक्स्ट, काई सोल्यूट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन बताए भी हैं। देखो अगर 1 मोलर सोल्यूशन या 3 मोलर या 4 मोलर सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? मान लो कि 5 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब 5 मोल सोल्यूट है और 1 किलो पानी है। समझ आ गया? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 5 मोल सोल्यूट और 1 किलो पानी। ठीक है, काई सोल्यूट निकल जाएगा, यहाँ 1 मोल है, तो 1 मोल 1/1 प्लस हो गया 1000 ग्राम, 1 किलो मैंने 1000 ग्राम पानी। काई सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? Na/Na प्लस Nb, नहीं ना होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जोड़ दिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 0.016176, ये इसका आंसर है। 72 में फ्रैंकल डिफेक्ट एक डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग? फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर मान लो, एक मिनट रुक जाओ, Where is the red pen? Yes, मान लो कि अगर कोई क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है, कटायन अपनी जगह से स्लिप करके ये आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट में, समझ गए? डिसलोकेट हो जाता है।
क्योंकि कटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, इसलिए कटायन ही जाएगा। डिसलोकेशन डिफेक्ट है, इसमें क्या करना है। हाँ, +1 स्टेट किसका ज़्यादा स्टेबल होगा? ये तो तुमको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम नीचे आएंगे वैसे वैसे उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। तो वो है क्या, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी का लेते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बहुत सिंपल तरीका बता देते हैं। देखो, सबके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, रफ आइडिया में समझ लो। जैसे बोरोन का 5 है, एल्युमिनियम का 13, तो इसका हो गया 2 3 2 8 3, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ क्या होगा, NH2P1 कॉन्फ़िगरेशन में होगा, सेकेंड ऑर्बिट में होगा NH2P1, थर्ड ऑर्बिट में NH2P1, उसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट में होगा NH2P1। यहाँ भी होगा, अंतिम में होगा NH2P1, लेकिन बीच में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका 80+ में होगा एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन से ज़्यादा बैठा हुआ है। ठीक है, ये 80 प्रोटॉन, बीच में जो इलेक्ट्रॉन सब है ना, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है, छितराया रहता है, तो इसका असर इस S2 पर पड़ने लगता है ना। उसको लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा होता है ऑर्बिटल सबका। तो जितना भी बीच वाला इलेक्ट्रॉन है सब फैला हुआ है, कोई पारेदार है नहीं, तो 80 प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले लेगा, रखेगा, तो इसका सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएटेड बाई प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, खींच लेता है, हो गया। तो +1 स्टेट ऊपर से नीचे में इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर जो है क्वेश्चन नंबर 74, वो किसका ये होगा, इसका बनेगा। तो ये ही है, लैक्टिक एसिड है ये, इसी का बनेगा। देखो, CH3CHOH क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें कायरलिटी है, इस कार्बन में चारों ग्रुप अलग अलग है, बाकी सब में देख लेना चारों अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसका तुम आइसोमर यहाँ बना, ये इनैंशियोमर बना सकते हो, मिरर इमेज बनेगा ना, बन गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। नेक्स्ट, अच्छा, ये इसको बेंजोइलेशन कहा जाता है, इस रिएक्शन को, है ना। एनिलीन में जब हम अगर बेंजोइल क्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे, तो ये एग्जाम्पल है ना, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल ही है कि शॉर्टमैन बॉमेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बना दो इसका, तुरंत सीख जाओ, कोई खास बात है नहीं। इसमें क्या है कि ये ऑक्सलेट और इथिलीन डाइअमीन दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है ना। तो बाइडेंटेट है, मैंने उसको 2 दांत है, तो मेटल है यहाँ पर, ठीक है, और इथिलीन डाइअमीन 2 है, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों हाथ इसका फंस गया, ये दोनों हाथ बस गया। और कौन है, C2O4 ऑक्सलेट, ये भी बाइडेंटेट है, एक यहाँ एक यहाँ, हो गया। ठीक है ना। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, हो गया, जितना भी बॉन्ड बनाए। क्लियर। उसके बाद और किसका, हाँ ठीक है, नेक्स्ट, हाँ 74 77 में कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, उसी में वाटर का एलिमिनेशन होता है, याद रखना। हम मैकेनिज्म इसका बता देंगे अलग से एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें अगर मान लो कि तुम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो भी वाटर निकलेगा, है ना। यहाँ हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन हो रहा है, तो यही बोल रहा है
फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और पहले ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसमें, है ना। ये जो है NH2 ये लोन पेयर जो है इस पर अटैक करता है, उसके बाद वाटर निकलता है। यही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 दिखा नहीं, 79 पे हमारे हैं। हाँ, SN1 78 क्लियर नहीं हो पाया। 79 में कहता है कि SN1 रिएक्शन गिव्स, देखो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है तो पता ही है, उसमें कार्बोनियम आयन बनता है। तो कार्बोनियम आयन में जो कार्बोनियम आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा हिंडर्ड होगा, जितना ज़्यादा डिग्री का हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जब तुम इसमें OH माइनस से अटैक कराते हो तो ये ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक तुम्हारा OH ये आ गया, ये तो हो गया मिरर इमेज दूसरे का हो गया, नो डाउट एट ऑल, है ना। एक डेक्स्ट्रो एक लेवो हो गया, क्लियर है। बट अब ऐसा नहीं कि खाली रेसमाइजेशन होता है, मैंने जितना अटैक ऊपर से उतना अटैक नीचे से, 50% एंड दिस इज 50%, क्लियर है ना। दोनों का सेम अटैक, लेकिन चूंकि हिंडर्ड है इसलिए थोड़ा सा इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन भी हो जाता है ना। कंप्लीट रेसमाइजेशन 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है, थोड़ा सा इन्वर्जन भी होता है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू क्या था, टेम्परेचर था ना, है ना। सो दिस इज का इज इक्वल टू, है ना, K इंटू टी, एंड K और T का वैल्यू दिया हुआ है, कंसंट्रेशन बराबर ये टाइम है और ये K दिया हुआ है ना। ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट हाँ, what is the pH when equal mole of 0.1 m NaOH and 0.01 मोल HCl आर मिक्स। सिंपल है, एक एसिड है और एक बेस है, वो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो जो न्यूट्रलाइज करेगा तो जो बचेगा उसी का pH निकालना है, तो बहुत आसान है। तो पहले वाले का हम लोग कितना निकालेंगे, निकाल लो, है ना। तो पहले वाले का निकलेगा 0.1 m NaOH, तो मालूम है ना फॉर्मूला, -m2v2 mv। ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, एसिड या बेस, बेस या एसिड जिसको भी ले लो, जो ज़्यादा होगा वो माइनस कर देंगे। तो इसमें हो गया 0.1 × 1, है ना, ये हो गया हमारा NaOH के लिए, और इसका हो गया M2 के लिए क्या हो गया 0.01 × 1 माइनस बराबर m × v। v कितना दिया हुआ है 2, क्यों 2, दोनों का, है ना, 1-1 लीटर मिला दिए, इसका 1 लीटर और इसका 1 लीटर मिला तो 2 लीटर हुआ। तो फाइनल जो मोलैरिटी हमारा आया, है ना, वो आ गया 0.045, है ना। तो NaOH OH ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है ना। अब आप आइए, ऐसे भी देखो, ये 0.1 है, ये 0.01 है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, तो OH माइनस कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो इसका मतलब है उसका OH माइनस का कंसनट्रेशन कितना होगा। तो हम पहले POH निकाल लेते हैं, तो माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो गया माइनस लॉग 0.045, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है 1.35, तो pH बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से घटा दो 1.35 को, तो आ गया 12.65, इसका आंसर हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बनाना है, ठीक है ना। किसका बनाना है, इसका, ठीक है, CO En2 Cl2, ठीक है, बहुत सिंपल है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखो ये
एक तो ये बना Cl Cl, इसका एक मिरर इमेज बनेगा ना। EN है इथिलीन डाइमीन, ये ClC। तुम यहाँ भी रखोगे अगर एक EN यहाँ और एक EN यहाँ रखोगे अगर, तो भी इसका 2 ही बनेगा, ठीक है। और कितना हो गया, और एक हमारा अगर हम लोग दोनों तरफ ले लें, एक इथिलीन डाइमीन यहाँ, एक इथिलीन डाइमीन यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा और वो एक्टिव नहीं होगा क्योंकि सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, है ना। इसका तो यही ना बनेगा फिगर, तो सुपर इम्पोज करेगा तो 2 और एक 3 आइसोमर बनेगा इसका, ठीक है ना। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में, लंबा हो रहा है।